हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जुलाई करंट अफेयर्स सीरीज जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा आर्टिकल है कैन बायोगैस एड इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी। क्या बायोगैस इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकता है? शॉर्ट आंसर में हाँ, लेकिन सिर्फ बायोगैस प्लांट बना देने से नहीं होगा कुछ भी। स्ट्रॉन्ग पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल फीड स्टॉक मैनेजमेंट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। ये आर्टिकल सिर्फ बायोगैस की बात नहीं करता, इसमें एनर्जी सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और उसके साथ-साथ में रूरल इकोनॉमी और सर्कुलर इकोनॉमी सब इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले समझते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी होती क्या है? Energy security means ensuring continuous, affordable, reliable, and sustainable access to energy without excessive dependence on external sources. मतलब क्या है? इमेजिन हमारे घर में हर दिन इलेक्ट्रिसिटी आती है। एक दिन सडनली जो है वो बिजली बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जिस स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी वहाँ प्रॉब्लम आ गई है। अब हमारी लाइफ बहुत अलग तरीके से अफेक्ट हो जाएगी क्योंकि हम मोस्टली डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी पे। कंट्रीज़ के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है। क्या डेफिनेशन देखी हमने कि देश के पास हर समय अफोर्डेबल, रिलायबल, कंटिन्यूअस और अनइंटरप्टेड एनर्जी अवेलेबल हो, इसी को हम एनर्जी सिक्योरिटी कहते हैं। अब ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का केस नहीं है, इसमें पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, नेचुरल गैस, एविएशन फ्यूल ये सब भी आता है। और अगर इन सब की सप्लाई रुक गई तो इकोनॉमी भी रुक जाएगी। इंडिया की प्रॉब्लम क्या है? इंडिया की क्या प्रॉब्लम है? तो इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। हर साल एनर्जी डिमांड जो है वो बढ़ रही है, लेकिन इंडिया के पास सफिशिएंट ऑयल नहीं है, इसलिए इंडिया जो है वो इम्पोर्ट करता है। आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल जो है वो 85% हम इम्पोर्ट करते हैं। मतलब मान लीजिए हमको अगर 100 लीटर चाहिए, तो उसका सिर्फ 15 लीटर ही हमारे पास है, बाकी सब हम बाहर से मंगाते हैं। अब कहाँ से आता है ये ऑयल हमारे पास में? तो मोस्टली वेस्ट एशिया से आता है। कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत इन सब कंट्रीज़ से हम जो है ऑयल लेते हैं। ये सब इंडिया को मेजर ऑयल सप्लाई करती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ क्या है अब? हमने कल वाले जो टॉपिक में भी देखा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ क्या है? एक नैरो पैसेज है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है और काफ़ी सारा जो वर्ल्ड का ऑयल ट्रैफ़िक है वो यहाँ से निकलता है ना? वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट या मैरीटाइम स्ट्रेटेजिक पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं। आर्टिकल में दिया गया है कि इंडिया का 90% जो एलपीजी है इम्पोर्ट हम इसी रूट से करते हैं। अगर यहाँ वॉर हो जाए तो शिप्स नहीं चल पाएंगी, ऑयल सप्लाई रुक जाएगी, फिर उससे इन्फ्लेशन और फर्दर रिसेशन के जो है हमको देखने को मिल सकता है, रिसेशन, इन्फ्लेशन वगैरह। ओके, आगे आते हैं। ठीक है। अब इज़राइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से इंडिया का क्या कनेक्शन है? तो आर्टिकल में मेंशन किया है कि वेस्ट एशिया टेंशन ने एनर्जी मार्केट को डिस्टर्ब किया है। हो सकता है इंडिया डायरेक्टली वॉर में ना हो, फिर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑयल जो है वो ग्लोबल कमोडिटी है। वॉर से सप्लाई कम होती है और उससे प्राइस बढ़ते हैं और इंडिया का इम्पोर्ट बिल बढ़ सकता है। इसलिए इंडिया ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स ढूँढ रहा है। ठीक है? ऑल्टरनेटिव फ्यूल क्या होता है? ऐसे फ्यूल जो इम्पोर्टेड ऑयल को रिप्लेस कर सकें। जैसे इथेनॉल के बारे में हमने पढ़ा, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, बायोडीज़ल, बायोगैस, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। आज आर्टिकल जो है वो मेनली कंप्रेस्ड बायोगैस की बात करता है। इथेनॉल जो है हम पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। बायोगैस क्या होता है? लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट बायोगैस। व्हाट इज़ बायोगैस? सबसे पहले सोचो विलेज में काऊ डंक है या किचन वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है या क्रॉप रेसिड्यू है, सब इकट्ठा हो गया। नॉर्मली क्या होगा? या सड़ेगा और उसमें से इट विल हैव अ फाउल स्मेल। मीथेन एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं कि इस वेस्ट को एक क्लोज टैंक में डाल देते हैं। टैंक में ऑक्सीजन नहीं होती, अंदर बैक्टीरिया वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को एनारोबिक डाइजेशन कहते हैं। एना मीन्स विदाउट, एरोबिक मन मतलब ऑक्सीजन, मतलब विदाउट ऑक्सीजन डाइजेशन। ठीक है? इस प्रोसेस में क्या बनता है? वेस्ट जो है उसको बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं, गैस निकलती है, उस गैस को बोलते हैं बायोगैस। बायोगैस में क्या-क्या होता है? क्या-क्या होता है बायोगैस में? मेन कंपोनेंट्स होते हैं मीथेन व्हिच इज़ CH4, वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज़ CO2 एंड स्मॉल गैसेस। मीथेन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मीथेन जलता है और हीट प्रोड्यूस करता है। कंप्रेस्ड बायोगैस क्या होता है? व्हाट इज़ कंप्रेस्ड बायोगैस? रॉ बायोगैस जो है वो डायरेक्टली व्हीकल में यूज़ नहीं हो सकता, इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो साइंटिस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर गैसेस और मॉइस्चर जो है इसको हटा देते हैं।
फिर मीथेन को कंप्रेस कर देते हैं। ये बन गया कंप्रेस्ड बायोगैस। अब कंप्रेस्ड बायोगैस और सीएनजी में क्या डिफरेंस है? तो सीएनजी जो है वो उसका सोर्स नेचुरल गैस है, अर्थ के अंदर से निकलता है, फॉसिल फ्यूल, है ना? जो हमारा कंप्रेस्ड बायोगैस है, इसका सोर्स है ऑर्गेनिक वेस्ट। रिन्यूएबल है, वेस्ट से बना है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है। इसलिए सीएनजी बसेस और जो कंप्रेस्ड बायोगैस है, सीएनजी बसेस में कंप्रेस्ड बायोगैस भी यूज़ कर सकते हैं और इंजन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए। ठीक है? आगे अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा है कि इंडिया जो है अपना जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है वो किस तरीके से पूरी करता है, उसमें दिक्कतें क्या-क्या हैं और उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन है। हमारे पास दिक्कत है कि मेजरली जो ऑयल है हम वो इम्पोर्ट करते हैं 85%, लेकिन अभी वेस्ट एशिया में जो डिस्टर्बेंस हुए तो हमको रियलाइज़ हुआ कि हमको डाइवर्सिफ़ाई करने की ज़रूरत है, सोर्सेज़ और ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई करने की ज़रूरत है ना? तो उसमें एक जो तरीका है वो बायोगैस भी हमने देखा, बाकी इथेनॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह ये सब भी हैं। बायोगैस हम पढ़ रहे थे, बायोगैस क्या होता है? एग्रीकल्चरल वेस्ट, काऊ डंग है ना, रेज़िड्यू वगैरह, वेजिटेबल वेस्ट वगैरह, इन सब से जो है हमारा बायोगैस बनता है और बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस में क्या फ़र्क है, ये हमने देखा। सीएनजी और कंप्रेस्ड बायोगैस में क्या फ़र्क है, ये भी हमने देखा और एक एडवांटेज ये देखा कि क्योंकि दोनों का केमिकल कंपोज़िशन सेम है, तो सीएनजी बसेज़ में भी कंप्रेस्ड बायोगैस जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है? अब नेक्स्ट है कि बायोगैस को कार्बन न्यूट्रल क्यों बोलते हैं? बायोगैस को हम कार्बन न्यूट्रल क्यों बोलते हैं? तो ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी में बार-बार पूछा जाता है। सपोज़ जो है प्लांट ग्रो हुआ, उसने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्ज़ॉर्ब की। अब उस प्लांट का रेज़िड्यू बायोगैस बना, फिर मीथेन बर्न हुई, CO2 रिलीज़ हो गया। नेट कार्बन लगभग वही है जो प्लांट ने पहले एब्ज़ॉर्ब किया था। इसलिए इसे कार्बन न्यूट्रल फ्यूल कहा जाता है। कंपेयर करो कोल से, कोल मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना कार्बन रिलीज़ करता है, इसलिए एटमॉस्फेयर में एक्स्ट्रा CO2 ऐड होती है ना? अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है। तो सबसे पहला है सटैट स्कीम। फुल फॉर्म है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। सटैट स्कीम, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। टारगेट है 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स बनाना। रियलिटी में 2026 तक सिर्फ 132 प्लांट्स ही बने हैं, यानी टारगेट और अचीवमेंट के बीच बहुत बड़ा गैप है ना? सटैट स्कीम हमने पढ़ा। नेक्स्ट है गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। नाम ही बताता है कि गोबर को धन यानी कि वेल्थ बनाना। ऑब्जेक्टिव है वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीन विलेजेस, बायोगैस प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक मैन्योर एंड रूरल इकोनॉमी। ये वेस्ट टू वेल्थ मॉडल का एक्सेलेंट एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले हमने सटैट स्कीम पढ़ा, फिर हमने गोवर्धन स्कीम पढ़ा। उसके बाद में वेस्ट टू वेल्थ होता क्या है? मैंने अभी बोला आपको वेस्ट टू वेल्थ, व्हाट इज़ इट? नॉर्मली वेस्ट को हम प्रॉब्लम मानते हैं, लेकिन सर्कुलर सर्कुलर इकोनॉमी में वेस्ट को रिसोर्स माना जाता है। काऊ डंग से बायोगैस बना, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनी, बायो स्लरी एंड देन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। यानी एक ही वेस्ट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन गए। इसी को बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। अब मैंडेटरी ब्लेंडिंग क्या है? मैंडेटरी ब्लेंडिंग गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि गैस कंपनीज को सीबीजी मिक्स करना ही पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 2026 में 1% था और फाइनेंशियल ईयर 2029 तक इसको 5% बढ़ाना है। ये एग्जैक्टली इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरह ही है। इथेनॉल ब्लेंडिंग जो थोड़ा है मे बी उसको कंट्रोवर्शियल बोल सकते हैं, क्योंकि ऑल्दो ठीक है उसका प्राइसेस कम हो रहा है, लेकिन उतना ही लोगों को ज़्यादा पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। तो वो थोड़ा-सा डिसएडवांटेज देखने को हमको इथेनॉल का मिलता है। तो जितना एक्सपेक्ट किया गया था कि फ़ायदा होगा, एग्ज़ैक्टली उतना फ़ायदा लोगों को नहीं हो रहा है, क्योंकि इंजन उतने ज़्यादा एडवांस नहीं है ना? ठीक है, ओके। लेकिन अब सीबीजी जो है इतना ठीक है, तो इनका इसका प्रोग्रेस इतना स्लो क्यों है? व्हाई हैज़ प्रोग्रेस बीन स्लो? तो सबसे बड़ा रीज़न है मनी। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स जो हैं उनको लगाना एक्सपेंसिव है। डाइजेस्टर चाहिए, प्यूरिफिकेशन मशीन चाहिए, उसमें कंप्रेसर चाहिए, स्टोरेज, पाइपलाइन, ये सब बनाना पड़ता है और ये सब कॉस्टली है। प्राइवेट कंपनीज़ हेजिटेट करती हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लांट्स बन गए हैं, गैस रेडी है, लेकिन पाइपलाइन ही नहीं है। मार्केट तक कैसे पहुँचाएँगे? यानी प्रोडक्शन से ज़्यादा चैलेंज डिस्ट्रीब्यूशन का है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है? बैंक्स ईज़िली लोन नहीं देते। मतलब रीज़न क्या है इसका? टेक्नोलॉजी नहीं आई है, रिटर्न्स जो हैं वो अनसर्टेन है, फीडस्टॉक अवेलेबिलिटी का रिस्क है। चौथा प्रॉब्लम क्या है? फीडस्टॉक मैनेजमेंट।
रोज़ प्लांट चलाना है तो रोज़ वेस्ट भी चाहिए। अगर वेस्ट सप्लाई इर्रेगुलर हुई तो प्लांट बंद हो जाएगा। कॉर्न मेनिया क्या है ये? कॉर्न मेनिया CORNMANIA ये क्या है? ये आर्टिकल का सबसे इम्पोर्टेंट एनालिटिकल पार्ट है। गवर्नमेंट ने बायोफ्यूल को प्रमोट किया, मेज़ का प्राइस अट्रैक्टिव हो गया। फार्मर्स ने सोचा कि मेज़ ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है तो उन्होंने पल्सेस, ऑयल सीड्स, मिलेट्स छोड़कर मेज़ उगाना शुरू कर दिया। इस ट्रेंड को आर्टिकल ने कहा है कॉर्न मेनिया। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या देखने को हमको मिलती है? सोचो पूरा विलेज सिर्फ़ सिर्फ़ मेज़ ही पूरा विलेज जो है वो सिर्फ़ मेज़ उगाने लगे। पल्सेस कौन उगाएगा? ऑयल सीड्स कौन उगाएगा? रिज़ल्ट क्या होगा कि इंडिया को दाल इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, एडिबल ऑयल इम्पोर्ट करना पड़ेगा। एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो इम्प्रूव हुई लेकिन फूड सिक्योरिटी ख़राब हो गई। इसलिए पॉलिसी बनाते वक़्त फूड वर्सेस फ्यूल का बैलेंस रखना ज़रूरी है। ठीक है? अब हमने डेनमार्क से क्या सीखा? डेनमार्क से क्या सीख सकते हैं हम? डेनमार्क ने स्मार्ट अप्रोच अपनाई। उन्होंने फूड क्रॉप्स का यूज़ डिस्करेज किया, मेन फीडस्टॉक बनाया लाइवस्टॉक मैन्योर को, एग्रीकल्चरल वेस्ट को, यानी एनर्जी भी मिली और फूड प्रोडक्शन भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ। ये सस्टेनेबल मॉडल है। उसी के साथ-साथ हम जर्मनी का मॉडल देखते हैं। जर्मनी में क्या किया गया? जर्मनी ने लॉन्ग टर्म पॉलिसी सपोर्ट दिया, सब्सिडीज़, गारंटीड प्राइसेस, स्टेबल रेगुलेशन। इससे प्राइवेट सेक्टर कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सका। लेसन इंडिया के लिए क्या है कि सिर्फ टारगेट अनाउंस करना इनफ नहीं है, पॉलिसी सर्टेनिटी भी देनी होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बायोगैस के फ़ायदे क्या-क्या होते हैं। बायोगैस के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहला सबसे पहला एनर्जी, ऑयल इम्पोर्ट कम करना पड़ेगा, नेचुरल गैस इम्पोर्ट कम करनी पड़ेगी, बेटर एनर्जी सिक्योरिटी होगी। एग्रीकल्चर की बात करें तो क्रॉप रेसिड्यू का इनकम सोर्स बन जाएगा, वेस्ट टू वो वेल्थ वाली चीज़ हो जाएगी और ऑर्गेनिक मैन्योर है वो भी यूज़ होगा, है ना? एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो स्टबल बर्निंग कम होगी, मीथेन एमिशन कम होगा, क्लीनर विलेजेस देखने को मिल सकते हैं मिलेंगे, है ना? इकोनॉमी जो है वो रूरल जॉब्स जनरेट होंगी, वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री बनेगी और लोअर जो है इम्पोर्ट बिल हमारा होगा। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट देम। क्या-क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, लिमिटेड फाइनेंसिंग है, टेक्नोलॉजिकल गैप्स भी देखने को मिलते हैं, फीडस्टॉक लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी कमी है और फूड वर्सेस फ्यूल का भी डायलेमा हमको देखने को मिलता है और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी गैप्स देखने को मिलते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? हम आगे क्या-क्या कर सकते हैं? आगे क्या-क्या कर सकते हैं? तो हम फूड क्रॉप्स की जगह क्रॉप रेसिड्यू, काऊ डंग और म्युनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट को प्रायोरिटी दे सकते हैं, जो कि हमने डेनमार्क वाले केस में देखा। इथेनॉल जो सेकंड जनरेशन इथेनॉल है, उसमें भी क्रॉप रेसिड्यू का ही यूज़ होगा, फूड क्रॉप्स का यूज़ नहीं होगा। फिर जो कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट्स हैं, उनको गैस ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क एक्सपैंड करना होगा। वायबिलिटी गैप फंडिंग देनी होगी, टैक्स इंसेंटिव्स देने होंगे, कंसेशनल्स लोन देने होंगे और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करना होगा। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को बायोमास कलेक्शन में इन्वॉल्व करना चाहिए। पंचायत लेवल पर भी डिसेंट्रलाइज्ड बायोगैस प्लांट्स डेवलप किए जा सकते हैं और कंप्रेस्ड बायोगैस को स्वच्छ भारत अभियान, गोवर्धन, स्मार्ट सिटीज और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए वेस्ट बेस्ड फीडस्टॉक पॉलिसी को प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो ये सब कुछ वे फॉरवर्ड्स हैं जो हम अपना सकते हैं। हमने पूरे आर्टिकल में क्या-क्या पढ़ा है? हमने सबसे पहले पढ़ा है कि बायोगैस होता क्या है ना? सबसे पहले हमने ये देखा था इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, कि हमको इम्पोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, एनर्जी सिक्योरिटी हमारी उतनी सिक्योर नहीं है। एनर्जी सिक्योरिटी क्या होता है हमने ये भी देखा कि हमारे पास कंटिन्यूअस, है ना, रिलायबल, अनइंटरप्टेड और अफोर्डेबल एनर्जी रहे, है ना, इन अ सस्टेनेबल वे विदाउट द ओवर डिपेंडेंस ऑन सम एक्सटर्नल सोर्स इज़ नोन एज़ एनर्जी सिक्योरिटी, है ना? उसके बाद में हमने बायोगैस देखा कि बायोगैस क्या होता है? बायोगैस में क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड्स हैं, वो सब हमने देखे। हमने कॉर्न मेनिया के बारे में भी देखा कि कॉर्न मेनिया क्या होता है। हमने कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की भी बात की, जैसे सटैट स्कीम, जैसे गोबर धन स्कीम, है ना? इन सब के बारे में भी बात की। वे फॉरवर्ड्स में हमने देखा कि हमने ये भी देखा कि डेनमार्क और जर्मनी जैसे देशों से हमें क्या सीखने को मिलता है। क्रॉप रेसिड्यू यूज़ करना, काऊ डंग यूज़ करना, फूड और फ्यूल के बीच में बैलेंस क्रिएट करना, एफपीओज़ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करना
वाइबिलिटी गैप फंडिंग देना, कंसेशनल लोन्स देना, टैक्स इंसेंटिव्स देना, है ना? पाइपलाइन को एक्सपैंड करना और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में बायोगैस का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना। ये सब जो है वे फॉरवर्ड्स में हमने देखे। वी हैव डन हाँ, इसके कुछ आर्टिकल्स भी हमारे आर्टिकल 48A से रिलेटेड है विच टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। वी ऑल्सो हैव आर्टिकल 51AG विच टॉक्स अबाउट ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये आप अपने मेंस के आंसर में यूज़ कर सकते हैं। एसडीजी से भी लिंक है। एसडीजी 7 जो अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की बात करता है, ये उससे भी लिंक्ड है। एसडीजी 11 जो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की बात करता है, ये उससे भी रेलेवेंट है। और 12 और 13, 12 बात करता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन और 13 बात करता है क्लाइमेट एक्शन की, ये सबसे ही रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। प्रीलिम्स सैम्पल क्वेश्चंस कुछ ट्राई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कंप्रेस्ड बायोगैस। तो हमने डिस्कस किया था कि बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस में क्या फ़र्क है। क्या हम बायोगैस को डायरेक्टली इंजन्स पे यूज़ कर सकते हैं? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। ऑप्शन ए, liquefied petroleum gas produced from crude oil. No, not at all. Second is purified and compressed methane obtained from anaerobic digestion of organic waste. Is it correct? Is it correct? Then we have hydrogen rich gas produced through electrolysis. And option D is synthetic natural gas produced from coal. है ना? तो इसका आंसर है बी, इट इज प्योरिफाइड एंड कंप्रेस्ड मीथेन obtained from anaerobic digestion of organic waste. Next question is consider the following statements. Statement 1, biogas is produced through anaerobic digestion of organic matter. Option B, CBG, which is compressed biogas, is chemically similar to CNG. It is correct. SETAT aims to promote compressed biogas production in India. Yes, it is correct. So all the options are correct. Let's just move on to next question. Why does excessive use of maize as feedstock for biofuel raise concern? Option A, it increases greenhouse gas emission. Does it? Option B, it can reduce crop diversification and affect food security. Option C, it reduces methane production. And option D, it prevents the use of agricultural residue. So हमने पढ़ा था कि ये जो है फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है, तो और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को भी अफेक्ट करता है क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में लोग सेम तरीके की क्रॉप उगाने लग जाएंगे. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स जस्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्पेशली एम्स टू प्रमोट कंप्रेस्ड बायोगैस फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ये कौन सा है? सेटैट के बारे में पढ़ा था हमने, है ना? ओके. Next question is which country has set a target of using only biomethane in its gas system by 2030? ये हमने पढ़ा नहीं बट द आंसर इज डेनमार्क. ओके, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू आवर मेंस क्वेश्चन. Compressed biogas has the potential to simultaneously strengthen India's energy security, promote rural development, and support climate goals. However, its large scale adoption requires careful balancing of energy needs with food security and economic viability. Discuss. तो ये मेंस का क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कर सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर इस वीडियो ने आपके बिल्कुल भी वैल्यू ऐड की हो और आपको कुछ भी हेल्प मिली हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग.